नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 बजट फास्ट 50 में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। बजट में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको बताते हैं। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने कुल 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू करते हुए सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं भी बताई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स इनकम में 8 साल बाद बड़ी राहत दी है। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स सिस्टम के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। बजट में रेलवे के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ये साल 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। साथ ही 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम का भी नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। बजट 2023-24 में गरीब वर्ग के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मुफ्त राशन दिए जाने की घोषणा की गई। इस योजना को वापस शुरू करने के लिए पीएम अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे युवा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी पर टैक्स घटा दिया है। बैटरी पर टैक्स कम होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दाम भी घटेंगे। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 35 करोड़ रुपए का फंड की भी बात की गई है। सरकार ने एक तरफ हीरे के आभूषण सस्ते कर दिए हैं, जबकि सोने के दाम पहले की तुलना में बढ़ा दिए गए हैं। विदेशों से आने वाले चांदी के सामान भी पहले से महंगे होंगे। प्लैटिनम भी अब पहले से महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर सोना, चांदी, कॉपर और प्लैटिनम से बनी हुई चीजें महंगी हो गई हैं। देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। बजट में महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया है। ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए होगा। साल 2025 तक लागू होगा। ये वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम है, जिसमें 7.5% ब्याज दर मिलेगी। इसके जरिए महिलाएं अच्छी खासी बचत कर पाएंगी। वहीं 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप तैयार किए जाएंगे। आम बजट में मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मिलेट्स उत्पादों के लिए भारतीय मिलेट संस्थान का गठन किया जाएगा। बता दें कि बजट 2023 के तहत मोटे अनाज की पैदावार के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छात्रों के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का भी ऐलान किया। साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलाइजेशन होगा। राज्य में पंचायत और वार्ड स्तर पर लाइब्रेरी बनेगी। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी बनाए जाएंगे। आदिवासी छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। अगले 3 साल में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी। निर्मला सीतारमण के 5वें बजट में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, ड्रोन और लोडिंग ग्राउंड बनाने का ऐलान किया गया। साथ ही सभी शहरों कस्बों में मेन होल और सेप्टिक टैंक की सफाई पूरी तरह से मशीन से करने का ऐलान किया गया। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को अब 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को पेंशन से होने वाली आमदनी पर राहत मिली है। वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 4,32,720 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये पिछली बार के 4,09,500 करोड़ से 23,220 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में टूरिज्म को लेकर कहा है कि सरकार टूरिज्म को लेकर मिशन मोड में काम करने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। पर्यटन में अपार संभावना है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरियों के बड़े अवसर हैं। देश की जनता को किफायती घर मुहैया कराने के लिए बड़ा ऐलान किया गया। पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले की तुलना में 66% बढ़ा दिया गया है। इसके बाद अब ये बजट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। बजट 2023-24 में जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू की जाएगी, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके।
कोरोना से प्रभावित हुए छोटे और मझोले उद्योगों को अब राहत दी जाएगी। व्यवसायों के लिए पैन नंबर का इस्तेमाल सभी डिजिटल सिस्टम्स के लिए पर्याप्त होगा। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। वहीं बजट 2023 के लिए अब सरकार सिगरेट पर आकस्मिकता का शुल्क भी बढ़ाएगी। इसे फिलहाल 16% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बीते 2 साल से सिगरेट की ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया था। वहीं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये 3 अलग अलग संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। वहीं आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस बजट से हर वर्ग का सपना साकार होगा। बजट में कई उत्साह वाली योजनाएं हैं। केंद्रीय बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन पर जोर दिया गया है। हम फिनटेक, औद्योगिकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की डिजिटल शक्ति के रूप में देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि इस बजट से महिला का सम्मान बढ़ा है। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बजट को अमृतकाल का लोक कल्याणकारी बजट कहा है। उन्होंने इस बजट को गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट बताया। केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि अमृतकाल में यह हमारा रोड मैप है। हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले आए हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि इस बजट में पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। इसके अंदर अगले 25 सालों के लिए भारत आगे कैसे बढ़े, इसकी नींव रखी गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत क्रांतिकारी है। ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है। जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट बताया है। उनका कहना है कि बजट 2 से 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। ये बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि इस बजट में सब कुछ बुरा नहीं है और इसे पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता। बजट में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं। इस बजट में बेरोजगारी और महंगाई पर ठीक से बात नहीं की गई है। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बजट वही है जो पिछले 8 से 9 सालों से चला आ रहा है। टैक्स बढ़ाए गए हैं, कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर पैसा खर्च नहीं किया गया है। कुछ साठगांठ वाले पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के लिए टैक्स वसूला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग को मदद दी गई है। सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। 1.5 घंटे तक हमने बजट सुना, अब हम इस पर बात करेंगे जब मौका आएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बजट को नील बटे सन्नाटा बताया है। उनका कहना है कि इसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने इसे चुनावी बजट बताया। डिंपल यादव ने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों की एमएसपी की बात तक नहीं हुई। रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को प्रधानमंत्री के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट बताया है। सीएम ने कहा कि गौरवशाली और वैभवशाली भारत के निर्माण का ये बजट है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट को देश के विकास का अप्रतिम रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि बजट देश के आम नागरिकों के मन का बजट है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस बजट को केंद्र का ऐतिहासिक बजट करार दिया है। उनका कहना है कि अमृतकाल में केंद्र ने अमृत का बड़ा बजट दिया है और पीएम मोदी के अथक प्रयासों का यह बजट है। बुलेट ट्रेन की तरह देश में अब विकास दौड़ेगा। बजट पर पूर्व सीएम कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पुराने वादों पर पर्दा डालने का यह प्रयास किया जा रहा है। हमें आशा थी कि उन घोषणाओं पर प्रकाश डाली जाएगी जो 2022 में पूरी होनी थी, लेकिन ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने भी केंद्रीय बजट को लेकर देश के सभी वर्गों का इसे बजट बताया है। उनका कहना है कि बजट से देश को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट से अच्छा दूसरा बजट नहीं हो सकता था और मध्य प्रदेश का बजट भी केंद्र के बजट पर आधारित होगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस बजट को सुनहरे भविष्य को संवारने वाला बजट बताया। मंत्री सकलेचा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को नई ऊंचाई मिलेगी। ये बजट बेरोजगारी को खत्म करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के साथ मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने इस बजट को देश को आगे ले जाने वाला आम बजट बताया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने से दुनिया में भारत का नाम होगा।
केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का भी अब बयान सामने आ चुका है। सीएम ने इस बजट को निर्मम बताया। उनका कहना है कि केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। किसान, आदिवासी, किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए बजट उज्जवल भविष्य लेकर आया है। 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर पहुंची। इनकम टैक्स में छूट भी बड़ी घोषणा है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास की राशि 66% बढ़ा दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश पीएम आवास का काम बंद कर दिया है। राज्य सरकार की गलती के कारण गरीबों को आवास नहीं मिलेगा। वहीं केंद्रीय बजट पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को लाभ नहीं मिलना राजनीति से प्रेरित हो सकता है। बजट में जनता के हित में खास प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इजाफा नहीं हुआ। कृषि सेक्टर में आय दुगनी जैसी बात नहीं है। वहीं केंद्रीय बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पूरा बजट जुमलेबाजी है। लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज के बजट से भी हमको काफी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ये बजट पेश नहीं किया गया। केंद्रीय बजट पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बजट निराशाजनक है और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और महंगाई से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय बजट में भूपेश सरकार की योजना की गूंज दिखती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। ये देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं का बजट है। रोजगार पैदा करने वाला बजट है। भारत को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने बजट को शानदार बताया। उनका कहना है कि सभी वर्गों का बजट में खास ध्यान रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, नौकरी पेशा और किसान सबके लिए प्रावधान है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि बजट उपलब्धियों से भरा बजट रहा। सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आ रहे हैं जुर्म की बात अविनाश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।